गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून। अच्छा, फर्स्ट डे भी है, ओके। चलिए, अच्छा, जिनका फर्स्ट डे है उनके लिए अच्छी बात यह है कि आज से हम लोग नया टॉपिक ही स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक अभी तक हम लोगों ने पिछले जो 7 या 8 क्लासेस जो हुए हैं उनमें हम लोगों ने बायोलॉजी को डिस्कस किया है। और आज से हम लोग ये जो सेशंस है उसमें स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, और फिर लास्ट में एक दिन केमिस्ट्री का भी देखेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ नहीं मिला है, ठीक है, मैं इसके लिए एक बार बात कर लूंगा कि पीडीएफ आपको मिल जाए। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स है, इसको मैं पहले ही बता देता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं आने वाले सेशंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकृति में जो बल मौजूद है, प्राकृतिक बल जो है, प्राकृतिक बल, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा। जो प्राकृतिक बल जो हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्या हैं, उसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा। साथ ही साथ इसमें हम लोग जो गति के जो नियम हैं, जो गति के नियम हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि गति के नियम कौन कौन से हैं। और इस गति के नियम के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि गति के नियम में क्या चीजें बताई गई हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा जो यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तीसरा जो हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे वो है प्रकाश को लेकर। प्रकाश की किरण जो है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। और ये वो चैप्टर है, ये जो पार्ट है हमारा, ये वो चैप्टर है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक यूपीएससी ने जितना भी क्वेश्चन पूछा है साइंस से, जनरल साइंस से, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए हैं, प्रकाश की किरण को लेकर, या प्रकाश की किरणों का जो एप्लीकेशन है, जो इसका अनुप्रयोग किया जाता है, जो इसका एक अलग अलग जो गुण है, उनको लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो चैप्टर है लाइट, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रकाश। इसके साथ अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो इसमें हम लोग और पढ़ेंगे विद्युत एवं चुंबक के बारे में। विद्युत एवं चुंबक, और या चुंबकत्व के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी हमारा एक टॉपिक होगा, विद्युत एवं चुंबक। इसके साथ साथ यहां पे हम लोग थोड़ा सा एक और टॉपिक के बारे में देख लेंगे, और वो है ध्वनि के बारे में। ये जो ध्वनि है वह कैसे उत्पन्न होती है, इसके क्या क्या उपयोग है, इसको लेकर भी हम लोग कुछ जो इसके एप्लीकेशन है उनको देख लेंगे। एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग एक जो टॉपिक लास्ट में यहां पर चर्चा करेंगे, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट के बाद या लाइट के साथ साथ, जिससे इस साल भी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, वह है हमारे ब्रह्मांड के बारे में, वह है हमारे ब्रह्मांड के बारे में। तो हम लोग ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे कि ब्रह्मांड को लेकर क्या क्या चीजें हैं, जैसे अंतरिक्ष क्या है, हमारे अंतरिक्ष में जो ग्रह तारे हैं, जो आकाश गंगाएं हैं, या सूर्य जो है तो सूर्य की जो किरणें निकलती है, या सौर सुनामी जो आती है। तो ये सारे टॉपिक्स है, जिससे आप देखोगे कि लगभग हर साल एक क्वेश्चन तो यहां से रहता ही है। जैसे इस बार भी जो स्टार्स है उनको लेकर आया है, इस बार भी तारों को लेकर क्वेश्चन जो है वो आया है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग स्टार्स के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में यहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारा कुछ टॉपिक्स हो गया जो हमें फिजिक्स में पढ़ना है। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के टॉपिक्स में हमें सिर्फ कुछ चीजें देखनी है कि यौगिक क्या होता है, धातु क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे एक दो कॉमन टॉपिक है जो मेंस को लेकर आ सकता है, जैसे दुर्लभ जो धातु हैं, दुर्लभ पृथ्वी धातु जो है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या हैं, कहां पाए जाते हैं, क्यों इनको लेकर इतनी चर्चा रहती है, इनको देख लेंगे। एक और ऐसा ही धातु है एक ऐसा ही एक हमारे पास एक एलोट्रॉप है जिसको हम बोलते हैं
ग्राफीन, ग्राफीन या ग्रेफाइट से बना हुआ है ग्राफीन। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेंगे कि आखिर ग्रेफाइट या ग्राफीन होता क्यों है, क्योंकि ये आज के समय में, सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले 4-5 सालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सब्सटेंसेज में से एक रहने वाला है। तो इसको लेकर कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये हमारे फिजिक्स के हैं। खैर केमिस्ट्री पे आएंगे तब केमिस्ट्री पे चर्चा करेंगे। तो लगभग अगले 6 क्लासेस में, आज को लेकर अगले 6 क्लासेस में, यानी कि अगले बुधवार तक हम लोग इनको खत्म करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को। केमिस्ट्री में एक ही क्लास है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा चीजें होती नहीं है, क्योंकि आपको ना तो धातु को याद करना है, ना अम्ल क्या है, ना ही क्षारीय पदार्थ क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी नहीं है। फिजिक्स में भी हम लोग बात करेंगे, तो फिजिक्स में हमें कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फोर्स कैसे निकलेगा या कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, ये सारी चीजें हमें नहीं देखनी है। एग्जाम के हिसाब से इन सभी का कोई भी महत्व नहीं है। हम बस इनके एप्लीकेशंस को लेकर बात करेंगे, इनकी जो कॉमन चीजें हैं उनको लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो उन्हीं पे हमें बेसिक ध्यान देना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक बलों के बारे में। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक बल। प्राकृतिक बल या जो नेचुरल फोर्सेस है, जो नेचर में एग्जिस्ट करने वाले जो फोर्स है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे पूरे यूनिवर्स में 4 ऐसे बल हैं जिनको पहचाना गया है कि वह प्राकृतिक रूप से लगभग 83 आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर आ रही है। जो एक चैट मिसिंग, आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर दिख रहा है सब चीजें। चलिए तो यस, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट बता रहा था कि हमारे प्रकृति में 4 बल होते हैं। हमारे प्रकृति में मुख्य रूप से 4 बल होते हैं, जिसके कारण बाकी सभी चीजें जो हैं वह डिसाइड होती हैं, जिसकी वजह से बाकी सभी चीजों को देखा जाता है। बाकी जितने भी हमारे यूनिवर्स में जो भी चीजें चल रही हैं, जैसे मान लो हमारे आसपास में कुछ वस्तुएं हैं या हमारे आसपास में कुछ वस्तुओं के बीच में कोई बल लग रहा है, जो ग्रह तारे हैं, जो नक्षत्र हैं, ये सभी चीजें इसीलिए पॉसिबल हो पा रही हैं क्योंकि हमारे आसपास में कुछ बल हैं जो कंटिन्यूअसली काम कर रही हैं। कुछ बल जो हैं वो कंटिन्यूअसली काम कर रही हैं, तो इसी के कारण हमारी पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड, सभी चीजें सुचारू ढंग से चल पा रही है। उसमें सबसे पहला जो बल है वह है गुरुत्व बल, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पहला जो बल है वह है गुरुत्व का बल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा जो बल है वह है विद्युत चुंबकीय बल, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा जो बल है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय बल। तो ये हमारे 2 फोर्सेज हो गए। इसके साथ साथ 2 फोर्सेज और हैं। एक है प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल,
एक है हमारा प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, और एक है दुर्बल नाभिकीय बल, एक है दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये हमारे टोटल 4 बल हो गए। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इसे हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसे हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हमारे टोटल 4 बल हो गए। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल। तो ये 4 हमारे अलग अलग बल हैं जिनको बारे में हमें देखना है कि आखिर इनका कार्य क्या है या किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड को सुचारू ढंग से चलाने में मदद करते हैं, इसी चीज को हमें देखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। अब मान लो अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल आखिर होता क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो किसी भी 2 ऐसे वस्तुओं के बीच में लगेगा जिन वस्तुओं में कुछ ना कुछ द्रव्यमान मौजूद हो। जिन वस्तुओं का कुछ भी द्रव्यमान हो, उस द्रव्यमान के कारण जो 2 वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो बल है उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल बेसिकली वह बल है जो 2 किसी वस्तुओं के बीच में लागू होता है। उन 2 वस्तुओं में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, उन दोनों वस्तुओं के बीच में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला है, यह एक आकर्षण बल है। पहली चीज तो यह है कि यह एक आकर्षण बल है, यह एक आकर्षण बल है, यह एक आकर्षण बल है। तो इस चीज को आप याद रखना कि यह एक आकर्षण बल है, मींस हमेशा 2 वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान है वह एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। इसमें कोई प्रतिकार की कोई बात नहीं है, कोई रिपल्सन की कोई बात नहीं है, एक दूसरे को दूर नहीं भेजेगा। ये हमेशा एक आकर्षण बल के रूप में ही काम करेगा। ये हमेशा एक आकर्षण बल के रूप में ही काम करेगा। किन पर लागू होगा? जिन वस्तुओं में द्रव्यमान हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि ये एक रिमोट है, ये एक पेन है। ठीक है, तो इन रिमोट और पेन के बीच में, इस रिमोट और पेन के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। भले ही उसका मान 0 के बराबर हो, भले ही उसका मान लगभग 0 के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो, बट होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज याद रखनी है। कोई भी 2 वस्तु है जिसमें द्रव्यमान है तो उन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है, भले ही वह बिल्कुल ही जीरो हो, 0 के बराबर ही हो, लेकिन होगा जरूर। तो जो भी दो वस्तुएं हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है। इस चीज को आप बिल्कुल याद रखना। यहीं पे आपको यूपीएससी कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकती है कि सिर्फ भारी वस्तुओं के बीच में लागू होता है या हल्की वस्तुओं के बीच में लागू होता है। चंद्रमा पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, या ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे तारे हैं, जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, उनमें कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। तो इस तरीके से अलग अलग ढंग से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। बट आप एक बेसिक चीज याद रखना कि मैंने 2 एग्जाम्पल दिया आपको, एक कलम का और एक रिमोट का। यह दोनों इससे ज्यादा छोटी वस्तुएं तो नहीं होंगी। इन दोनों छोटी वस्तुओं के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, भले ही वह कितना ही स्मॉल हो, बहुत ही छोटा हो, बहुत ही नेग्लिजिबल हो, ना बराबर हो, नाम मात्र हो, लेकिन होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक याद रखना है कि जिन वस्तुओं में द्रव्यमान है, वहां
गुरुत्व बल काम करेगा। तो ये एक बेसिक पार्ट हमेशा याद रखना, यह आकर्षण का एक बल है। कोई भी दो वस्तुएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके ऊपर चार्ज क्या है, न्यूट्रल है कैसे नहीं है, कोई भी दो वस्तु, जैसे हवा है, हवा भी एक मैटर है, हवा भी एक पदार्थ है, हवा का भी अपना एक वजन होता है। तो हवा के ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वातावरण है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो हवाएं हैं, वह हवाएं इसीलिए मौजूद है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें पृथ्वी की ओर खींच कर रखता है। पृथ्वी की ओर खींच कर रखने का काम करता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। इन इन ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो हवा के जो कण हैं, उन पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, यह अलग चीजें होंगी, बट लागू होगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर काटती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, सूर्य जो है वह आकाश गंगा में चक्कर काटता है, और आकाश गंगा ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। यह सब इसीलिए हो पाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं जिसमें द्रव्यमान है, उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लागू होगा ही होगा। इस चीज को याद रखना। भले ही वह बिल्कुल छोटा हो, बहुत ही शून्य के बराबर हो, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव होने का मतलब होता है कि रिपल्सन का मतलब होता है कि यह एक दूसरे को दूर भेज रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल नेगेटिव नहीं होगा, 0 के बराबर जरूर हो जाएगा। कि एक जगह ऐसा आएगा जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, लेकिन नेगेटिव नहीं जाएगा। नेगेटिव जाने का मतलब है कि अपने से दूर भगा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा एक आकर्षण का बल है, हमेशा एक आकर्षण का बल है। इस चीज को आप बिल्कुल याद रखो, ठीक है। अब ये बात हो गई पहली कि गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है। जिन वस्तुओं में भी द्रव्यमान है उन सभी पे यह गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। मैंने आपको हवा के मॉलिक्यूल का एग्जांपल दे दिया कि हवा के जो कण हैं उस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लागू होगा, तो बाकी सभी चीजों के बारे में तो आप सोच ही सकते हो। पेन हो गया, या फिर रिमोट हो गया, या फिर मनुष्य हो गए, छोटे मोटे बैक्टीरिया हो गए, प्लांट्स हो गए, जो भी है सब पे लागू होगा। अब ये याद रखना, जिसमें भी द्रव्यमान है उस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही, चाहे वह 0 के बराबर ही क्यों ना हो, 0 के बराबर हो, 0.0000001, लेकिन लगेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी, यह प्रकृति में मौजूद बलों में सबसे दुर्बल बल है। हमने जो 4 बल पढ़े, प्रकृति में 4 बल पाए जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। इन चारों की तुलना अगर हो तो इन चारों में जो सबसे कमजोर है, जो सबसे दुर्बल है, वह है गुरुत्वाकर्षण का बल। तो गुरुत्वाकर्षण का बल उन तीनों की अपेक्षा में, जो 3 कौन कौन से हैं, विद्युत चुंबकीय, साथ ही साथ हमारे पास प्रबल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय, इन तीनों से अगर हम मुकाबला करें, इन तीनों से अगर हम कंपेयर करें, तो हमारे यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है इन तीनों की अपेक्षा कमजोर है, इन तीनों की अपेक्षा दुर्बल है। इस चीज को याद रखना, प्रकृति का सबसे दुर्बल बल हमारा गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, यह हमारा सबसे दुर्बल बल है। तो पहली बात तो यह हो गई। लेकिन यही दुर्बल बल पूरे ब्रह्मांड को बांध कर रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर हमारे ब्रह्मांड के जो अलग अलग ग्रह हैं, जो तारे हैं, जो नक्षत्र हैं, जो धूमकेतु हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, अगर वह सब आपस में बंधे हुए हैं, तो यह सिर्फ इसीलिए बंधे हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है। तो ब्रह्मांड के जो भी चीजें मौजूद हैं, ब्रह्मांड में हमारे पास जो भी चीजें मौजूद है, जैसे सूर्य की परिक्रमा करता है पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा, तो इन सभी के पीछे गुरुत्वाकर्षण बल ही काम करता है।
सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा करता है और आकाशगंगा इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करती है। तो ब्रह्मांड के सेंटर की भी तो परिक्रमा हो रही है। तो ये सभी परिक्रमा सिर्फ इसलिए हो रही है, सभी एक दूसरे से इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इनके ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण का बल लागू होता है। अब मुझे आप ये बताओ कि चलो हम तो वस्तुओं की बात कर रहे हैं, क्या वस्तुओं के अलावा प्रकाश की किरण है? प्रकाश की किरण एक ऊर्जा की किरण के रूप में आप देखते हो, या ऊर्जा है, प्रकाश के बारे में हम बोलते हैं ना कि एक ऊर्जा है, लाइट इज अ एनर्जी। तो क्या प्रकाश की किरणों पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव होगा? प्रकाश की जो किरणें हैं, क्या उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होगा? एनीवन? प्रकाश के ऊपर क्या प्रकाश के ऊपर कुछ गुरुत्वाकर्षण बल का इफेक्ट होगा? ठीक है, तो देखो, प्रकाश जो कि एक ऊर्जा के रूप में मानी जाती है, उसके ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण बल का इंपैक्ट होता है, उसके ऊपर भी इसका प्रभाव होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे आप सभी लोगों ने ब्लैक होल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट ब्लैक होल से पहले देखते हैं। आपको ये इमेज दिख रहा होगा, ये इमेज में जो आपको जाली दिख रही है, एक जो नेट बना हुआ दिख रहा है, वो हमारे दिक्काल को दिखाता है, स्पेस टाइम फैब्रिक को दिखाता है। स्पेस टाइम फैब्रिक को इस तरीके से इमेजिन किया जाता है कि हमारा दिक्काल है, जो स्पेस और टाइम है, जो अंतरिक्ष का में जो अंतरिक्ष और समय जो है वह इस तरीके से एक डायमेंशन में दिखाए जाते हैं कि हमारा अंतरिक्ष और समय का, या अंतरिक्ष और समय का एक रिप्रेजेंटेशन है, उसका एक आप बोल सकते हो कि उसको दिखाने का एक तरीका है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि ये यहां पर एक स्टार है, यहां पे एक तारा है। वह तारा इस ऑब्जर्वेटरी तक, मान लो यहां पे कोई हमारा एक ऑब्जर्वेटरी लगा हुआ है, यहां पे हमारा कोई उपग्रह लगा हुआ है, जिसकी मदद से टेलीस्कोप लगा हुआ है, जिसकी मदद से हम इस तारे को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस तारे को देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट यह तारा काफी दूर है और इस तारे से जब तक यहां पे लाइट आएगी, इसी हमारे अंतरिक्ष में कई जगहों पे ब्लैक होल बने हुए हैं, ब्लैक होल मौजूद हैं। ब्लैक होल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा ग्रेविटी हो या गुरुत्वाकर्षण हो, सभी चीजें एक ही जगह जाकर समा गई हैं, बहुत ही अधिक घनत्व वाला, बहुत ही अधिक सघनता वाला एक क्षेत्र है, एक ऐसा बॉडी है जिसमें बहुत ज्यादा सघनता हो, बहुत ज्यादा घनत्व हो, उस क्षेत्र को हम ब्लैक होल कहते हैं। खैर, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। पर जैसे ही लाइट यहां से पास कर रही है, अब यह लाइट जो है वो बेंड कर जा रही है, यह लाइट जो है वो अपने रास्ते से मुड़ जा रही है, बेंड हो जा रही है, और इस क्रिया को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग या गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के रूप में इसको जाना जाता है। प्रकाश की जो किरण है वह इस ग्रेविटी के कारण, यहां पे जो मौजूद जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण अपनी दिशा से भटक जाती है, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, वो वहां पर मुड़ जाती है, और इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। यूपीएससी ने इस पे सवाल भी पूछा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण पे भी पूछा हुआ है और इस पे भी पूछा हुआ है कि लाइट इज इंपैक्टेड बाय ग्रेविटी और नॉट। जो प्रकाश की किरण है उस पर गुरुत्व बल का फर्क पड़ता है या नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पर कोई असर होगा या नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण लाइट बेंड कर जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है। अगर आपने फिजिक्स में कुछ और चीजें पढ़ी होंगी तो आपको शायद मालूम होगा कि लाइट को हम मैटर भी मानते हैं, यानी कि इसको हम पदार्थ भी मानते हैं, और साथ ही हम इसको एक ऊर्जा के रूप में भी देखते हैं। लाइट एक पदार्थ के रूप में भी बिहेव करती है और ऊर्जा के रूप में भी बिहेव करती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब यहां से जो इस तारे की जो प्रकाश है जब वो आ रही है तो वो बेंड कर जा रही है, और बेंड होने के बाद इस टेलीस्कोप तक पहुंच रही है। तो हमें तारे का कई बार एक्चुअल पोजीशन मालूम नहीं चलता,
हमें लगता है कि यहां से लाइट आ रही होगी तो तारा यहां पे होगा, जबकि तारा का एक्चुअल पोजीशन इस जगह पे है। तारे की जो वास्तविक जो स्थिति है या वास्तविक जो स्थान है वो यहां पे है, बट हमें तारा इस जगह पे नजर आता है क्योंकि लाइट घूम के आ रही है, बेंड होके आ रही है। और हम हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, हम हमेशा सीधा देखते हैं, हमारे जो टेलीस्कोप भी बने हुए वो सीधा देखते हैं। कभी आपने सोचा कि मान लो दीवार के उस साइड में, दीवार के उस साइड में कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो क्या आपकी नजर कभी ऐसे जाएगी कि हाँ आप ऊपर से जाकर फिर ऐसे देख लो? आप यहां पे खड़े हो तो आपको सामने में दीवार ही नजर आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दीवार के उस साइड अगर कोई है तो वो आपको दिखाई दे। तो हम हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही देखते हैं। बट यहां पे क्योंकि यहां पे लाइट घूम के आ रही है और हमें इस पोजीशन से आई, तो हमें लगता है कि तारा यहां पे होगा। तो हम कई बार इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं मालूम कर पाते कि वास्तविक जो स्थान है, वास्तविक जो उसकी स्थिति है वो कहां की है। तो ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहलाता है यह प्रक्रिया। तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वह प्रकाश पर भी देखने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरण अपने मूल दिशा से भटक जाती है। तो इसका प्रभाव जो है वह हमें प्रकाश पर भी देखने को मिलता है। आपको मालूम है कि इसी इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें ज्वार भाटा भी देखने को मिलता है। जो ज्वार भाटा है वह भी इसी का उदाहरण है। जो ज्वार भाटा है, जो टाइड्स है, वह भी हमें इसी के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, ज्वार भाटा के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो ग्रहों की जो परिक्रमा है, ग्रह या उपग्रहों की परिक्रमा, ग्रह एवं उपग्रहों के द्वारा परिक्रमा, यह सभी चीजें ग्रेविटेशन के कारण होती है, यह सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। तो ये हमारे गुरुत्वाकर्षण का बल है। यह प्रकृति का सबसे कमजोर, सबसे दुर्बल बल है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को बांध कर रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी बल की होती है। ठीक है, हाँ, टेलीस्कोप से भी लाइट ही देखते हैं। हाँ बिल्कुल, लाइट के पैकेट होते हैं जिनको फोटोन कहते हैं। देखो, लाइट में मास नहीं है, बिल्कुल आपको लगेगा कि लाइट जो है वह एक ऊर्जा का स्रोत है, जो प्रकाश है एक ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन जब आप पढ़ोगे, आइंस्टाइन की एक फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी आई थी, तो उस फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी में कहा गया कि प्रकाश सिर्फ एक ऊर्जा ही नहीं है, बल्कि प्रकाश कई बार पार्टिकल की तरह, कणों की तरह भी आचरण करता है। पार्टिकल कई कणों की तरह भी आचरण करता है। यह पैकेट्स में बना हुआ है जिसको फोटोन कहा जाता है, और उस फोटोन का कुछ मास होगा। तो इसी के लिए लाइट की बेंडिंग हो जाती है, लाइट जो है वो घूम जाता है, क्योंकि यहां पे आता है कॉन्सेप्ट मैटर वेव ड्यूअलिटी का, यानी कि जो पदार्थ है और ऊर्जा है वह आपस में दोनों मिले होते हैं। पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है, ऊर्जा पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो सकती है। तो ये मैटर वेव ड्यूअलिटी बोला जाता है, द्वंद्व कहा जाता है, जिसमें जो पदार्थ है या ऊर्जा है एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। तो प्रकाश के ऊपर भी इसका फर्क है। और मैंने आपको तो इमेज ही दिखाया ना कि इमेज, ये जो इमेज जो मैंने आपको दिखाया है वो हबल टेलीस्कोप जो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था उसके द्वारा जनरेटेड ये इमेज है, उसी के द्वारा यह जनरेट किया गया इमेज है। ठीक है, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स हर दिशा में रहेगी और हमेशा एक आकर्षण के रूप में काम करेगी, हमेशा एक आकर्षण के रूप में काम करेगी। चलिए, तो ये तो हमारा सबसे पहला बल हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। जो दूसरा हमारा बल है वो है
विद्युत विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल यानी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इस बल के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है, आखिर ये क्या होता है और कैसे यह काम करता है। देखो, अगर हम लोग बात करें इस विद्युत चुंबकीय बल का, तो इसमें दो चीजें इनहेरेंट आपको दिखेंगे कि एक तो विद्युत बल है और दूसरा चुंबकीय बल है। तो विद्युत बल और चुंबकीय बल आखिर ये है क्या? विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल, यह दोनों का कॉम्बो है, यह दोनों का एक कॉम्बो है, इसका एक संयोग, इसका एक योग है, एक विद्युत बल भी और चुंबकीय बल भी। अब क्वेश्चन यह है कि आखिर यह विद्युत और चुंबकीय बल हम साथ में क्यों देख रहे हैं? हम साथ में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसके पीछे की कहानी है इलेक्ट्रॉन्स की या आवेशित कणों की या आवेशित पदार्थों की। आवेशित पदार्थ का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। तो इन दोनों के पीछे जो रीजन है वो है आवेशित कण। इनके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आवेशित कण यानी कि चार्ज पार्टिकल। इनके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है चार्ज पार्टिकल। अब कोई भी अगर कण है वह चार्ज्ड है यानी कि उसके ऊपर में आवेश मौजूद है, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, यानी कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो धनात्मक चार्ज हो या ऋणात्मक चार्ज हो यानी कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वह आवेशित है यानी कि चार्ज कण है। तो चार्ज कण होने का मतलब है कि इसके अंदर में कुछ विद्युत बल विद्यमान होगा, इसके अंदर में कुछ विद्युत बल जो है वह मौजूद होगा। और दूसरा आता है चुंबकीय बल। कि चुंबकीय बल फिर कहां से आया? तो जब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि जब भी कोई आवेशित कण गति में आता है, जब भी कोई आवेशित कण गति में आता है तो उसके द्वारा विद्युत बल भी पैदा होता है और उसके द्वारा चुंबकीय बल भी पैदा होता है। तो आवेशित कण के गति में आने से, आवेशित कणों के गति में आने से विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों है वो इसलिए होता है क्योंकि आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल है। तो जब भी चार्ज पार्टिकल होगा तो उनके कारण हमें यह देखने को मिलता है कि जब भी हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है यानी कि आवेशित कण है, जैसे ही वह गति में आते हैं तो गति में आने के बाद वहां पर जो बल पैदा होता है उसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। आवेशित कण जब भी गति में आएंगे दोनों बल पैदा होंगे, विद्युत बल भी और चुंबकीय बल भी, इसीलिए इसको कंबाइन रूप से कहा जाता है विद्युत चुंबकीय बल। यह भी हमारे प्रकृति में मौजूद एक बल है जो लगभग हर जगह मौजूद है, लगभग हर समय हर जगह मौजूद है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वह काम करता रहता है। ठीक है, तो यह पार्ट है हमारा कि आवेशित कणों के गति में आने के कारण। यह प्रकृति का दूसरा सबसे प्रबल बल है। यह प्रकृति का दूसरा सबसे प्रबल बल है।
प्रबल बल है। यह प्रकृति का दूसरा सबसे प्रबल बल है, यानी कि पहले नंबर पे यह भी नहीं आता। लास्ट नंबर हमने देखा, लास्ट नंबर पे कौन है? ग्रेविटेशन। लास्ट नंबर पे है गुरुत्वाकर्षण। दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय बल। अब इस विद्युत चुंबकीय बल का आज के समय में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे इंडस्ट्री में, हमारे उद्योगों में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आपने एक ट्रेन के बारे में सुना होगा, मैगलेव ट्रेन। एक ट्रेन के बारे में आपने सुना होगा, मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन। तो यह जो मैगलेव ट्रेन होती है, अगर आपने नहीं सुना हो तो कभी देखना, मैगलेव ट्रेन एक होती है। तो मैगलेव ट्रेन जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ही काम करती है, या इस विद्युत चुंबकीय जो बल है उसी के बेसिस पे यह काम करती है। इस ट्रेन में होता क्या है, मान लो जैसे ये पटरी है, ठीक है, इस पटरी पे हमारी ट्रेन मौजूद है। अब स्टार्टिंग में तो ऑफकोर्स पटरी के ऊपर होगी, जैसे ही उसमें थोड़ी गति आ जाती है, जैसे ही उसमें थोड़ी गति आ जाती है, अब यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाया जाता है। अब यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाया जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल लगाने के कारण यह जो ट्रेन है वह पटरी से ऊपर उठ जाती है। ट्रेन एक बार गति में आ गई और फिर वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाया गया, जिसके कारण ट्रेन जो है वह पटरी से ऊपर उठ गई, और पटरी से ऊपर उठ के वो हवा में आगे बढ़ रही है। बिना नीचे कोई कांटेक्ट हुए वो हवा में आगे बढ़ती है, और इससे जो घर्षण बल है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, वह जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। कम से कम सरफेस का तो कुछ नहीं, हवा का रेसिस्टेंस जो भी हो, लेकिन सरफेस का रेसिस्टेंस खत्म कर दिया जाता है। अगर मान लो पटरी पे अगर ट्रेन चलती है तो उसमें घर्षण काम करता है, उसमें फ्रिक्शन काम करता है, बट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले मैगलेव ट्रेन में विद्युत चुंबकीय बल की मदद से मैगलेव ट्रेन को पटरी से उठा दिया जाता है, और पटरी से उठाने के बाद वह बिना टच किए हुए आगे बढ़ती जाती है। उसमें गति तो पहले से ही आ गई, फ्रिक्शन को हटा दिया गया, और आपको मालूम है कि एक बार कोई चीज गति में आ गई और उसको लगातार एनर्जी मिल रही है तो वो आगे बढ़ती ही जाएगी। उसको वैसे भी जो एनर्जी है वो कहां से मिल रही है? एनर्जी उसको मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी से। तो उसको एनर्जी ऑलरेडी मिली हुई है, फ्रिक्शन हमने खत्म कर दिया, तो अब वह लगातार बढ़ती चली जाएगी, और नीचे से उसका घर्षण भी खत्म हो चुका है, लगभग शून्य के बराबर हो चुका है। तो बहुत हाई स्पीड पे, बहुत ही उच्च वेग से यह ट्रेन दौड़ सकती है, मैगलेव ट्रेन। इसके साथ साथ इंडस्ट्री में भारी सामान को उठाने के लिए, भारी सामान को इधर उधर करने के लिए भी मैगलेव ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी हमारे मैगलेव ट्रेन या बाकी सभी चीजें हमारे इस विद्युत चुंबकीय बल का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इसका एक उपयोग है, ठीक है। मैगलेव ट्रेन कभी देखा है आपने? अच्छा देखो, यह जो है यह सिर्फ आकर्षण का बल नहीं है, इसमें जो है सिर्फ आकर्षण नहीं होता, इसमें रिपल्सन भी हो सकता है। मींस इसमें एक तरीके से दूसरे जो कण है उसको दूर भी हटाया जा सकता है, या दूसरे पे एक आकर्षण या प्रत्याकर्षण का बल जो है वह लग सकता है। तो दोनों यहां पे फोर्स लग सकता है। भारत, अरे भारत में तो आपको ऑफ कोर्स वही ट्रेन दिखेगी जिसका हर दिन एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया से बाहर ही दिखेगी ऑफ कोर्स। अभी इंडिया में तो जो पटरी पे ट्रेन चल रही है वो सही से नहीं चल रही। मैगलेव ट्रेन, एक मिनट रुक जाओ, दिखा देता हूं। देखो ये इस तरह से मैगलेव ट्रेन जो है वो चलती है। यहाँ पे
यह अपने पटरी से उठकर चलेगी, ठीक है, जो अपने पटरी से उठ जाती है और वहां से ये चलती है मैग्लेव ट्रेन। तो ऑफकोर्स इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट इंडिया के बाहर ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये हाई स्पीड ट्रेन है जो इंडिया से बाहर ही है अभी, ठीक है, भारत में अभी नहीं है, भारत में बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो YouTube पे देख लेना, अच्छे से वीडियो देख लेना मैग्लेव ट्रेन कैसे चलती है, ठीक है। अभी तो दिखा दिया मैग्लेव ट्रेन कैसी होती है, हमारी ट्रेन की तरह नहीं होती। चलिए, तो ये हमारा दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय। तीसरे बल पे आते हैं, तीसरा और चौथा बल एक ही साथ देखते हैं। एक होता है प्रबल प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, और एक है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल आखिर ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, नाभिकीय बल है, इसका मतलब यह नाभिक में लगेगा, यानी कि यह न्यूक्लियस में लगेगा। यह नाभिक के स्तर पर काम करने वाले दोनों बल हैं, ठीक है। यह जो दोनों बल है वह नाभिक के स्तर पर काम करते हैं। जो नाभिक है वहां पे यह काम करेगा, नाभिक के स्तर पर कार्य, ठीक है, नाभिक के स्तर पर। यह दोनों जो है वो काफी छोटे क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज यहां पर गौर करना, जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो उसका जो परास है, यानी कि उसका जो रेंज है, वह काफी बड़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण का जो परास है वो काफी बड़ा होगा। और वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, यानी कि विद्युत चुंबकीय का भी जो परास है वो काफी बड़ा होगा। लेकिन इन दोनों का जो रेंज है, इन दोनों का जो पारस है वह काफी छोटा होगा, इन दोनों का रेंज काफी कम होगा। तो इनका क्षेत्रफल अगर आप देखोगे कि कितने दूर में यह एप्लीकेबल है, क्या कहां पे यह काम करता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो परास है वो बहुत ही कम है। इनका लघु परास देखने को मिलता है, लघु परास। परास को बोलते हैं रेंज, ठीक है, इसको बोलते हैं। इन दोनों में जो है वो हमें लघु परास देखने को मिलेगा। इन दोनों में हमें लघु परास यानी कि शॉर्ट रेंज देखने को मिलेगा। वहीं गुरुत्वाकर्षण में सबसे बड़ा या सबसे अधिक आपको परास देखने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण एक इनफाइनाइट तौर पे, अनंत रूप से इसका गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है, अनंत रूप से लागू होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, लेकिन यह अनंत दूरी तक यह काम करता है, चाहे वह शून्य के बराबर ही क्यों ना हो। तो इसकी जो रेंज है गुरुत्वाकर्षण बल की वह काफी अधिक है। ठीक वैसे ही विद्युत चुंबकीय बल की भी जो गति, जो रेंज है, जो परास है, वह भी काफी अधिक है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, इनका रेंज, इनका जो परास है वो बहुत ही बड़ा होगा, इनफाइनाइट स्तर तक, अनंत दूरी तक यह काम करते हैं। जबकि अगर हम बात करें इन दोनों की, दुर्बल बल और प्रबल बल, तो इनका जो रेंज है वह काफी छोटा होगा। परास जो है, इनका रेंज जो है वो काफी कम होगा। यह सिर्फ और सिर्फ नाभिक के स्तर पर, नाभिकीय स्तर पर ही काम करता है। तो आखिर इनका रोल है क्या, आखिर यह काम क्या करते हैं, इस बारे में देखते हैं। तो देखो, अब यहां पर लिखने के लिए पहले मैं सिंपल आपको बता देता हूं कि क्या यहां पर हम लिखते हैं, और उसके बाद मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा कि काम एक्चुअल में कैसे करता है। तो यह प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को बनाने में एवं इनको बांध कर रखने में
तो सबसे पहला इनका जो रोल है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने में और इसके साथ साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखने में जो रोल आता है, वह रोल आता है प्रबल नाभिकीय बल का। अगर आपने परमाणुओं के बारे में पढ़ा है, जो परमाणु है, जो एटम है, उसके बारे में आपने पढ़ा है, तो आपको मालूम है एटम जो है वह सबसे छोटी इकाई है किसी भी पदार्थ की, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की। जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम परमाणु कहते हैं। इस परमाणु के अंदर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यह पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके अंदर में पाए जाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सभी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण यह जुड़े होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इनके बीच में एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चार्ज के कारण है, आवेश के कारण इनके बीच में एक बल लगता है। आवेश के कारण यह दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन उस परमाणु के नाभिक में, जब भी हम किसी परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु के नाभिक में, इसके केंद्र में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, मान लो प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बांध कर रखता है, जो इनको एक साथ इकट्ठा करके रखता है, जिसके कारण इस नाभिक का और फिर नाभिक के साथ साथ पूरे एटम का निर्माण हुआ है, इस पूरे न्यूक्लियस का यानी कि नाभिक का, और साथ ही पूरे परमाणु का जो निर्माण हुआ है, उसके लिए जो सबसे प्रमुख बल है वह है प्रबल नाभिकीय बल। अगर ये ना हो तो परमाणु ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, परमाणु ही नहीं बनेगा। और सिर्फ परमाणु ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को हटा दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ये संभव ही नहीं हो पाएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन पाए। तो आप ये सोचो कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, या कुछ चीजें जो आपको दिखाई नहीं भी देती हैं, जैसे हवा को आप नहीं देख सकते, हमारे आसपास में अनेकों गैस जो है वह मौजूद है, बट उन गैसेस को आप देख नहीं सकते। हमारे आसपास में लिक्विड है, सॉलिड है, ह्यूमन बॉडी है, या बाकी जितने भी पेड़ पौधे, जंगली जानवर से लेकर जो सजीव है, निर्जीव है, वह सभी किसी न किसी परमाणु से बने हुए हैं या अलग अलग परमाणुओं के समूह से मिलकर बने हुए हैं। इवन जो हमारी कोशिका होती है, उस कोशिका में भी हमने देखा कि प्रोटीन बनता है। प्रोटीन किस चीज से बना होता है? प्रोटीन अलग अलग तत्वों से बना होता है। और वह तत्व किससे बने हुए हैं? वह तत्व किसी परमाणु से बने हुए हैं। और परमाणु के अंदर में मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने में जो भूमिका है वह है प्रबल नाभिकीय बल की। तो अगर प्रबल नाभिकीय बल ना हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नहीं बनेंगे, परमाणु ही नहीं बनेगा, तत्व ही नहीं बनेगा। तो ब्रह्मांड में जो आपको वस्तुएं दिखती हैं या जो नहीं भी दिखती हैं वो होंगी ही नहीं। तो मैटर का जो फंडामेंटल एग्जिस्टेंस है, अगर हमारे आसपास में कोई भी पदार्थ मौजूद है तो उसकी मौजूदगी का जो मेन कारण है वह ये प्रबल नाभिकीय बल है। इसके बिना वस्तु का निर्माण संभव ही नहीं है, वस्तु होगी ही नहीं, पदार्थ या तत्व या कुछ भी होगा ही नहीं। तो ये इसकी रोल है। बाकी ग्रेविटेशन कब होता है? गुरुत्वाकर्षण बल तब काम करता है जब किसी में द्रव्यमान हो। द्रव्यमान तब होगा जब वह किसी वस्तु से बना हो। वस्तु तब होगी जब वहां पे प्रबल नाभिकीय बल हो। तो प्रबल नाभिकीय बल के बिना वस्तु का निर्माण ही संभव नहीं है, इसका निर्माण ही संभव नहीं है। यह भूमिका होती है। तो पहले तो परमाणु के बनाने में, परमाणु के नाभिक बनाने में, और उसके अंदर में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने में जो भूमिका निभाता है वह है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। वह हमारा प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। तो ये इसकी भूमिका है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज समझाऊंगा तो थोड़ा सा आपने शायद कभी पढ़ा नहीं होगा या देखा नहीं होगा, या क्लास 11-12 में शायद थोड़ा बहुत देखा होगा। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटा एक वस्तु होता है जिसको हम बोलते हैं क्वार्क। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटा एक वस्तु है जिसे बोला जाता है क्वार्क। अब यह जो क्वार्क है इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। इस क्वार्क के मिलने से ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं।
क्वार्क प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे छोटे कण हैं, उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और उनके मिलने से ही फिर हमें बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो कैसे होगा। क्वार्क में अगर हम देखें तो अलग अलग टाइप होता है क्वार्क का, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज, अप बॉटम टॉप, इस टाइप से अलग अलग इसका फ्लेवर बोला जाता है कि इसके अलग अलग फ्लेवर हैं। ठीक है, तो खैर उतना डिटेल में नहीं जाना, बस आप याद रखो कि दो अप और एक डाउन मिलके बनाते हैं प्रोटॉन को। दो अप ये अलग अलग टाइप के क्वार्क होते हैं, अप डाउन टॉप बॉटम चार्म स्ट्रेंज। तो ये अलग अलग टाइप के क्वार्क होते हैं। तो जब दो अप प्लस एक डाउन मिलता है, दो अप और एक डाउन मिलता है, तो हमें निर्माण होता है प्रोटॉन का। और वहीं पे दो डाउन और एक अप मिलता है तो निर्माण होता है न्यूट्रॉन का। तब यहां पे निर्माण होता है न्यूट्रॉन का। ठीक है, तब यहां पे निर्माण होता है न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो ये चीज को यहां पे गौर करना। आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, वो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उसको लेकर दिल्ली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। दिल्ली गवर्नमेंट स्ट्रीट डॉग्स को नहीं हटा सकती, तो वो कभी भी कहीं भी आ सकते हैं और फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनके बीच में कुछ मंत्रणा चल रही होगी तो उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, चलो, तो दो अप और एक डाउन यह मिलकर बनाते हैं प्रोटॉन को, और दो डाउन और एक अप मिलकर बनाते हैं न्यूट्रॉन को। यह न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। अब यहां पर एक चीज देखना, ये जो क्वार्क है इसको बांध कर रखने का काम यह किसका है? यह काम है प्रबल नाभिकीय बल का। यह काम है प्रबल नाभिकीय बल का, कि यह दोनों, इनको जो बांध कर रखा जाता है, जो आपस में ये साथ आए, इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वह है प्रबल नाभिकीय बल। तो ये चीज को आपको याद रखना है कि एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्वार्क, और उनके मिलने से बनता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इन क्वार्क को जो बांध कर रखता है वह हमारा जो प्रबल नाभिकीय बल है, वही इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो सबसे पहली बात हो गई कि प्रबल नाभिकीय बल का काम क्या है, यह हमने देखा। अब यह जो प्रबल नाभिकीय बल है, इस प्रबल नाभिकीय बल के बारे में बात करें तो यह सबसे प्रबल बल है। यह जो है सबसे प्रबल प्राकृतिक बल है। यह सबसे प्रबल प्राकृतिक बल है, जो हमारा प्रबल प्राकृतिक बल कहलाता है। तो अब क्वेश्चन यह उठता है कि दुर्बल नाभिकीय बल फिर क्या है? यह दुर्बल नाभिकीय बल जो है आखिर वह क्या है? अब यहां पर एक चीज को यहीं पे समझना कि हम लोग क्वार्क के बारे में बात कर रहे थे। क्वार्क के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, हमने देखा दो अप और एक डाउन मिलके प्रोटॉन बनाता है, और दो डाउन और एक अप मिलके न्यूट्रॉन की बना सकता है। तो दुर्बल नाभिकीय बल क्या है, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। ठीक है, यहां पर देखो, दो अप और एक डाउन, मान लो इसके ऊपर में एक बल लगाया गया, और उस बल के कारण इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया। यानी कि एक अप जो है वह रह गया, और एक यहां पे अप रह गया, और दो डाउन हो गए। एक बल लगा, इसके ऊपर में एक बल लगा, और उस बल के कारण एक अप रह गया और दो डाउन हो गए। तो इस कंडीशन में एक स्ट्रक्चर बनता है। अब ये क्या हो गया? ये न्यूट्रॉन हो गया। इस साइड हमारा क्या था? प्रोटॉन था। तो प्रोटॉन पे एक बल लगा, प्रोटॉन के अंदर में जो क्वार्क है उनके ऊपर में एक बल लगा, और उस बल के कारण
यह परिवर्तित हो गया, यह न्यूट्रॉन के रूप में चेंज हो गया और यहां से ऊर्जा भी निकलेगी, यहां से भारी मात्रा में ऊर्जा भी निकलेगी। तो ये जो चेंज है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में, उसके पीछे जो बल जिम्मेदार होता है, यह जो बल यहां पे जिम्मेदार है, इसी बल को हम बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। अब एक चीज को यहां पर गौर करना, इसने प्रोटॉन को तोड़ा नहीं है, इसने प्रोटॉन को विखंडित नहीं किया है, इसने प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के रूप में परिवर्तित किया है, इसने चेंज किया है, उसको तोड़ा नहीं है। अगर यह तोड़ देता तो इसका मतलब यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बड़ा होता या ज्यादा प्रबल होता। यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा प्रबल नहीं है, इसने बस उसको परिवर्तित किया है, चेंज किया है। जो क्वार्क है उसको बस ट्रांसफॉर्म कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है, और इसी के लिए यह अब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन के रूप में परिवर्तित हो गया और भारी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। जैसे जो हम रेडियो एक्टिविटी देखते हैं, उसके पीछे भी यही जो बल है वह जिम्मेदार है। जो परमाणु विखंडन जो हम देखते हैं, जो परमाणु विखंडन देखते हैं, या जो हम नाभिकीय विखंडन जो देखते हैं, तो नाभिकीय विखंडन के पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो इसमें दुर्बल बल भी काम करता है कि प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में परिवर्तित कर दिया, भारी मात्रा में ऊर्जा निकली, और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने के कारण जो परमाणु है वो विखंडित हो गया, या जो नाभिक है वो विखंडित हो गया। तो नाभिकीय विखंडन में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वह है हमारा दुर्बल बल। दुर्बल बल जो है यह भी हमारा एक तरीके से आप देख सकते हो कि रेडियो एक्टिव जो कार्य होते हैं उनके पीछे यही रिस्पॉन्सिबल होता है, दुर्बल नाभिक या दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं बीटा क्षय। बीटा क्षय या इंग्लिश में बोलते हैं बीटा डिके। बीटा डिके, ठीक है। तो बीटा डिके की जो प्रक्रिया है जिसमें जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, तो इस टाइप के जो अल्फा डिके या अल्फा नहीं, जो बीटा डिके होती है, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलते हैं कि यह दुर्बल नाभिकीय बल के कारण होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हो इसमें कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार, और साथ ही साथ आप इसको बोल सकते हो बीटा क्षय या बीटा डिके, इसके लिए यह जिम्मेदार होता है। यह बीटा डिके के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये हमारा प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, यह है दुर्बल नाभिकीय बल। आई होप ये आप सभी को क्लियर है। आई होप ये क्लियर है आपको। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, अदिति जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड रहता है, उसी की मदद से होता है। तो देखो, अगर हम इन चारों का एक श्रृंखला बनाएं कि कौन सबसे शक्तिशाली है, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा प्रबल नाभिकीय बल। इसके नीचे आएगा हमारा विद्युत चुंबकीय बल। तीसरे नंबर पे आएगा दुर्बल
नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। और चौथे नंबर पे आएगा हमारा, चौथे नंबर पे आएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वह स्ट्रेंथ के मामले में या प्रबलता, प्रबलता का क्रम, प्रबलता का क्रम। तो ये सबसे पावरफुल जो है वो हमारा हो गया प्रबल नाभिकीय, दूसरे नंबर पे आया विद्युत चुंबकीय, तीसरे नंबर पे आया दुर्बल नाभिकीय और चौथे नंबर पे आया गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अप और डाउन जो है ना वो टाइप होता है, प्रकार होता है क्वार्क का। ठीक है, बीटा क्षय वह प्रक्रिया है जिसमें प्रोटॉन से न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में जो कन्वर्जन होता है उसको बीटा क्षय बोलते हैं या बीटा डिके बोलते हैं। ठीक है, जो बीटा डिके है उसका मतलब है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में जो क्षय की प्रक्रिया जो होती है या चेंज की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं। जो बीटा डिके है, जो बीटा डिके है इसका मतलब होता है कि, या बीटा क्षय का मतलब होता है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में परिवर्तन या न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में परिवर्तन, इसी को बीटा डिके कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में लिख ही देता हूं, बीटा क्षय। इसी को बोलते हैं बीटा क्षय। ठीक है, चलिए रेंज जो है वो याद नहीं करना है, आप एक चीज याद रखो, नाभिकीय बल जो है वो, नाभिकीय बल जो है वो फर्मियोन्स, फर्मी मीटर में काम करता है 10⁻⁻15 के आसपास में। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल रेंज पे काम करता है, ग्रेविटेशन इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। बीटा क्षय के लिए कोई उत्तरदायी कारक भी होता है, उत्तरदायी कारक हो सकता है, जैसे मान लो साइज न्यूक्लियस का बहुत बड़ा हो गया, साइज जो है न्यूक्लियस का बहुत ही बड़ा हो गया तो उसमें हो सकता है। ठीक है, या बाहर से कोई न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग किया गया वो भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन का कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन अलग चीज है, हम लोग अभी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं इसके आगे। तो ये तो हमारे चार बल हो गए, इन चार बलों को हमने देखा। अब हम लोग न्यूटन साहब के कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। न्यूटन साहब ने गति के 3 नियम दिए थे, गति के 3 नियम उन्होंने बताए थे, गति के 3 नियम बताए थे। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इसी टाइप से नाम था, फर्स्ट लॉ, दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, तो पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो पहला नियम क्या है, गति का पहला नियम क्या है, गति का पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहनी चाहती है, अपनी अवस्था में बना रहना चाहता है या बनी रहना चाहती है। जैसे अगर कोई वस्तु, कोई भी वस्तु गति की अवस्था में है तो वह चाहती है कि वह गति की अवस्था में ही रहे, और कोई वस्तु अगर कहीं पे फिक्स्ड है, कहीं पे स्टेशनरी है, कहीं पे स्थित है, तो वह चाहती है कि वह अपनी जो अवस्था है उसी में रहे। अगर वह स्टेशनरी है, किसी एक जगह पे रुका हुआ है, तो वह उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर वह गति में है तो वह गति में ही रहना चाहता है, और इसी को जड़त्व के नाम से भी जानते हैं, इसी को जड़त्व के रूप में भी कहा जाता है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है, गति का जो पहला नियम है, वो यही कहता है कि कोई भी वस्तु अपने
वास्तविक अवस्था में या अपने अवस्था में बनी रहना चाहती है। उदाहरण के तौर पे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो आप बस में चल रहे हो, बस में आप बैठे हुए हो, बस जो है वो रुकी हुई हो, बस जैसे ही चलना स्टार्ट करती है आप देखोगे कि आप पीछे की तरफ झुक जाते हो, आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है, आपका जो शरीर है, वह उसी अवस्था में रहना चाहता था, वह वहीं पे स्थित रहना चाहता था, वह उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता था या वहीं पे बने रहना चाहता था। ठीक है, तो जब जैसे ही उसमें कुछ चेंज आया, वह उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको अवरुद्ध करने की कोशिश करता है, इसीलिए वह पीछे की ओर जाता है। वो अपनी अवस्था में बने रहना चाहता था, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता था, आप उसको जबरदस्ती आगे बढ़ा रहे हो। तो ये पहला नियम है। वहीं पे आपने देखा होगा दूसरी तरफ कि मान लो वही बस चल रही है और चलते चलते ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तो आपका जो शरीर है वह रुकना नहीं चाहता, वो चाहता है कि एक बार हम चल रहे हैं तो चाहे कुछ भी सामने आए, हमें आगे चलते जाना है, ठीक है, हमें आगे बढ़ते जाना है। तो ये हमारा न्यूटन का पहला नियम है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहना चाहती है, चाहे वो गति की अवस्था हो, ठीक है, या एक तरीके से स्थिर अवस्था हो, स्थिर अवस्था हो या गति की अवस्था हो, उसमें वह बनी रहना चाहती है। और यही न्यूटन का पहला नियम है। इस पहले नियम के बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास में होंगे, ठीक है, दैनिक उपयोग में आपको बहुत सारे दिखेंगे, जैसे मोटर कार की हो। आपने एक चीज और देखा होगा, जैसे मान लो आप कभी पर्वतीय इलाकों में गए या कई बार गांव के इलाकों में भी आपको देखने को मिलेगा कि रोड जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, रोड इस तरीके से बनी होती है, टेढ़ी मेढ़ी रोड होती है। तो मान लो इसमें आप किसी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, तो जैसे ही आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, आपकी जो डायरेक्शन थी वो इधर जाने की थी, ठीक है, बट गाड़ी ने यहाँ पे टर्न लिया, जो आपकी व्हीकल थी उसने यहाँ पे टर्न लिया, तो आप एक साइड में मुड़ जाते हो या दूसरे साइड में, आप जिधर गाड़ी जा रही है उसके अपोजिट साइड में आप जाते हो, ठीक है। तो जो अपोजिट साइड में जो आप जाते हो, विपरीत दिशा में जो जाते हो, वह भी इसीलिए होता है क्योंकि सिर्फ अवस्था ही नहीं बल्कि दिशा भी सेम होनी चाहती है। बॉडी चाहती है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में रहें, हम उस दिशा में भी परिवर्तन ना लाएं, ठीक है। तो चाहे वो स्थिर अवस्था हो, गति की अवस्था हो या साथ ही साथ दिशा की अवस्था हो, हमेशा उसको बनाए रखने का जो सिद्धांत है या हमेशा उसको बनाए रखने की जो किसी भी वस्तु की जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उसकी जो इच्छा है, उसी को हम न्यूटन के पहले नियम के रूप में या गति के पहले नियम के रूप में देखते हैं। और इसी को जड़त्व भी कहा जाता है, इसी को जड़त्व भी कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में इनर्शिया या हिंदी में जड़त्व का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ है, इसको मैं अभी लिखवा दूंगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, इसको मैं अभी लिखवा दूंगा तीनों नियम को। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यह कहता है कि कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो वस्तु है उसमें जो त्वरण होगा, त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं त्वरण, त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन द स्पीड और द वेलोसिटी, ठीक है। तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं त्वरण, त्वरण का मतलब है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या सिंपली इसको लिख सकते हो गति के परिवर्तन का दर, समय के अनुसार। समय के अनुसार जो गति में परिवर्तन होती है उसी को त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये बोला गया कि जो एक्सेलरेशन है वह डिपेंड करता है फोर्स पे, फोर्स का मतलब होता है बल, और एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करता है मास पे, मास का मतलब है द्रव्यमान। तो बल पे और द्रव्यमान पे यह निर्भर करता है, बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? निर्भर ऐसे करता है कि जितना अधिक द्रव्यमान होगा
उतनी कम उसमें त्वरण होगी या उतना ही कम उसका एक्सेलरेशन होगा। जैसे मान लो आपके पास दो बॉक्स दे दिए गए, एक बॉक्स जिसका वजन 100 केजी हो, दूसरा बॉक्स जिसका वजन 10 केजी हो। अब आपके शरीर में जितनी ऊर्जा है, आपके शरीर में जितनी ऊर्जा है, अगर वो आप पूरी ऊर्जा लगाते हो उन दोनों बॉक्सेज पे, तो जो छोटा बॉक्स है 10 केजी का, वह तेजी से आगे बढ़ेगा, वह तेजी से आगे बढ़ेगा, उसकी गति में तेजी से परिवर्तन आएगा। तो यहां पे एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जो है वो अधिक होगा, ये चेंज अधिक होगा। वहीं पे आप वो 100 केजी के बॉक्स को धक्का दो, हो सकता है हिले ही नहीं, या अगर आपने कुछ ज्यादा टाइम दिया है, जिम वगैरह में थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया है, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट खेला है, तो हो सकता है कि आप उसको कुछ दूर तक ले जाने में सक्षम हो। तो अगर आप उस पर पूरी ऊर्जा लगाते हो, तो पूरी ऊर्जा लगाने के बाद वह धीरे धीरे धीमी गति से आगे बढ़ेगा। तो जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वह किस चीज पे डिपेंड करता है? वह उस वस्तु के द्रव्यमान पे, और प्लस कितना आप ऊर्जा लगा रहे हो उस पे भी। अगर आपने ज्यादा ऊर्जा लगा दी, वैसे तो आपने अपने 2-3 दोस्तों को बुला लिया, फिर तो आप 100 केजी के बॉक्स को भी आराम से ले सकते हो। तो ऊर्जा पर, जो बल है उस पर भी, और साथ ही साथ द्रव्यमान पे। तो बल और द्रव्यमान दोनों पर एक्सेलरेशन या त्वरण जो है वह निर्भर करता है। अब इसका एक पहलू यह भी है कि जो बल है, बल जो है वह एक्सेलरेशन पर निर्भर है। इसका एक पहलू यह भी है कि जो बल है वह एक्सेलरेशन पर निर्भर है डायरेक्टली। यानी कि एक्सेलरेशन की गति, एक्सेलरेशन जितना अधिक होगा उतना ही अधिक बल होगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे आपने देखा होगा, आईपीएल वगैरह तो खत्म हो गया, अभी शायद T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, वो भी पता नहीं कैसे ही चल रहा है। यूएसए मैच खेल रहा है, और यूएसए उसके बाद भी पाकिस्तान को हरा दे रहा है। ये तो पाकिस्तान के लिए और दिक्कत हो गई, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब भी क्रिकेटर्स या बाकी अगर कोई भी गेम्स आपने देखा हो, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर कोई भी फील्डर, कोई भी जो खिलाड़ी है, जब वो कैच करता है तो कैच करने के साथ साथ अपने हाथ को नीचे की ओर खींचता है। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? जब भी वो किसी भी बॉल को कैच करते हैं, कैच करने के बाद वो अपने हाथ को नीचे की ओर खींचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक्सेलरेशन को घटाना है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड, ठीक है। तो चेंज इन स्पीड को देखो कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि जो बॉल है वो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रही है, ठीक है। एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि बॉल जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रही है, और फील्डर ने जैसे ही उसको कैच किया, कैच करते ही उसने वहीं पे हाथ रखा, हिलाया नहीं, वहीं पे अपने हाथ को बनाए रखा। तो क्या हुआ? एक ही बार में 100 से कहां पहुंच जाएगी? 0 किलोमीटर पर आवर, बिना किसी डिफरेंस के यह 0 किलोमीटर पर आवर पे आ जाएगी। मान लेते हैं इसमें उसको 1 सेकेंड का समय लगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 सेकेंड का समय लगा, ठीक है। तो यहां पे एक्सेलरेशन की दर जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगी। एक्सेलरेशन की जो दर है वो काफी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे इस व्यक्ति को, जो फील्डर होगा, उसको काफी ज्यादा चोट लग सकती है। अब यहीं पे इसने क्या किया कि थोड़ा सा समय बढ़ा दिया, कि अब वो हाथ को नीचे खींच के ला रहा है, तो उसमें मान लेते हैं कि 2 सेकंड का टाइम लग गया या 3 सेकंड का टाइम लग गया कैच लेने में, ठीक है। या कुछ सेकंड बढ़ गए, 1 सेकंड की जगह चलो 2 सेकंड हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे, बहुत ही कम समय होता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे कि अगर वहीं पे 1 सेकंड की जगह, और इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं। पहले था हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड, और यहां पे ये 1 सेकंड था, मतलब इसका एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। वहीं पे मान लो 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड लिया, तो सीधा हम 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर इसने 3 सेकंड का टाइम लिया, तो हम 100 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जितना अधिक टाइम लेगा उतना ही कम इस पे एक्सेलरेशन होगा। जितना अधिक टाइम उतना कम एक्सेलरेशन, जितना अधिक समय उतना कम त्वरण, और जितना कम त्वरण उतना कम बल। तो अगर हम त्वरण को घटा रहे हैं, अगर हम त्वरण को घटा रहे हैं, तो इसका मतलब अब जो हाथों पे जो बल लगेगा वह कम होता चला जाएगा। अगर सीधा वहीं पे रोक दिया तो हाथों के ऊपर बहुत तेज फोर्स लगेगा, जो खिलाड़ी है वह चोटिल हो सकता है, और उसके बाद फिर उसको
स्टैंड में बैठ के बाकी सीरीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहुंचे तो थे मैच खेलने, बट बाद में स्टैंड में बैठना पड़ जाए। तो उससे बेहतर है कि कैचिंग की प्रैक्टिस कर लो, और जैसे ही बॉल आए तो बॉल को लेकर नीचे की तरफ खींचते हैं, जिससे कि उसमें जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, उसको घटा दिया जाए, और उसी के कारण बल जो है वह भी घट जाएगा, बल जो है वह भी घट जाएगा। तो ये पार्ट होती है हमारे सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ में सीधा हम बोल सकते हैं कि जो त्वरण है वह निर्भर करता है बल पे, या बल जो है वह त्वरण पे निर्भर करता है। तो ये सेकेंड लॉ है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना, बस हमें जान लेना है कि सेकेंड लॉ क्या कहता है। सेकेंड लॉ का एक और एग्जांपल देख सकते हो। जैसे आप में से कई लोगों ने लॉन्ग जंप देखा होगा, जो नहीं, लॉन्ग जंप नहीं, हाई जंप। हाई जंप देखा होगा ना, कि जो ऊंचाई से कूदते हैं, मतलब वो नहीं जो आपको रील्स में देखने को मिलता है, वो वाला कूदने का नहीं। जो गेम्स होता है एक्चुअली, जो हाई जंप का जो गेम होता है, जिसमें ऊंचाई से वो कूदते हैं, जो एथलीट्स होते हैं वो ऊंचाई से कूदते हैं, ठीक है। तो जब वो ऊंचाई से कूदते हैं, आप देखोगे कि अगले तरफ या जो उसके जो साइड है, वहां पे या तो स्पंज वाला कुछ कुशन वगैरह जो है, गद्दा वगैरह जो है वो लगाया जाता है, या बालू रख दिया जाता है, ताकि जो एथलीट है जब वो हाई जंप करे, जब ऊंची छलांग लगाए और जब नीचे गिरे, तो ऐसा नहीं कि वहां पे कंक्रीट का एक जो वॉल है वो बनाकर रखा हो कि सीधा कंक्रीट पे जंप करो। अगर वो कंक्रीट पे जंप करेगा एथलीट, तो उसकी कमर टूट जाएगी, पीठ टूट जाएगी, जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूट जाएगी, और वो उसका फर्स्ट और लास्ट गेम होगा, उसके बाद वो कभी खेल नहीं पाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर वहां पे बालू रखा हो या वहां पे कुछ गद्दे लगाए हो, तो जब वह उस पर लैंड करेगा तो उसको चोट कम लगेगी, लगेगी बट कम लगेगी। ऐसा क्यों होता है? अब मान लो अगर यहां पे कुशन लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे कुशन लगा हुआ है, और यहां पे एक व्यक्ति है, ये एथलीट है, ये जब यहां पे जंप करके यहां पे आएगा, जब ये यहां पे जंप करके आएगा, जब ये जंप करके इस पे जब गिरेगा, तो अब क्या है, ये कुशन जो है वो नीचे की तरफ दब जाएगा। ये जो कुशन है ये नीचे की तरफ दब जाएगा, और दबने का मतलब क्या कि इसके शरीर पे सीधा एक ही बार में इंपैक्ट नहीं पड़ा। यह जो कुशन है वो नीचे की तरफ दबता जाएगा, तो उसको 1 सेकंड नहीं, 4-5, 2-3 सेकंड का टाइम मिल जाएगा, उसको कुछ एक्स्ट्रा सेकंड का टाइम मिल जाएगा, और उसके कारण इसके शरीर पे जो बल लगना था वह बल कम होता चला जाएगा, और शरीर में ज्यादा चोट नहीं लगेगी। वहीं पे यहां पे मान लो आयरन की एक परत डाल दी जाती, या फिर यहां पे एक सीमेंटेड कुछ जो स्लैब है वह डाल दिया जाता, तो यह व्यक्ति इस पे आता, सीधा उसी सीमेंटेड स्लैब पे गिरता, और फिर वह कभी भी हाई जंप नहीं करता, कभी भी वह ऊंची छलांग लगाता ही नहीं, ठीक है। तो यह व्यक्ति जो अभी आपको हैप्पी दिखाई दे रहा है, वो हैप्पी नहीं होता, ठीक है। तो ये होती है सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल। सेकेंड लॉ जो है, दूसरा जो नियम है उसका एग्जाम्पल। अगर ऊंची छलांग लगा रहा है, इस गद्दे पे आ रहा है, गद्दा जो है वो नीचे की तरफ धंसेगा, जिसके कारण उसकी बॉडी पर एक ही बार में प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसमें समय लगा। समय लगने का मतलब है जो त्वरण होगा, जो एक्सेलरेशन होगा, वह कम होता जाएगा, और जब एक्सेलरेशन या त्वरण कम होगा, तब उसके ऊपर जो बल लग रहा है वह भी कम होगा, जिसके कारण इस व्यक्ति को चोट नहीं लगेगी। तो ये होता है गति का दूसरा नियम, ठीक है। क्लियर है? हाँ, स्पंज का दबना। तो इससे आप समझ सकते हो कि मेरी ड्राइंग स्किल्स कितनी अच्छी है, क्या? मैं हर दिन आपको नए नए ड्राइंग्स बना के दिखाता हूं, तो इससे आप मेरे ड्राइंग स्किल्स पे भी आप ध्यान दे सकते हो, है ना। चलिए, अब आते हैं इससे आगे, गति के तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम जो है उसको अधिकतर लोग गलत समझते हैं, ठीक है। गलत, जो गति का तीसरा नियम है उसको अधिकतर लोग गलत समझते हैं, या समझ नहीं पाते, अपने अनुसार चीजों को बना लेते हैं। जैसे आपने कई बार होगा कि गति का तीसरा नियम या न्यूटन्स थर्ड लॉ,
न्यूटन का थर्ड लॉ जो है उसको ऐसे बोलते हैं कि हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब इसको कई बार लोग गलत इंटरप्रेट क्या करते हैं कि मान लो जैसे आप हो सकता है कि आप और आपके एक दोस्त हो, आपके दोस्त ने आपको कभी ऐसे ही खेलते खेलते एक थप्पड़ लगा दिया, तो आप उसको बोलते हो कि नहीं अब मैं भी तुम्हें मारूंगा, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है न्यूटन का, ठीक है, कि अगर आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा तो आप उसको रिटर्न होकर फिर एक थप्पड़ मारो या एक मुक्का मारो। ये न्यूटन का तीसरा नियम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको न्यूटन को गलत कोट मत करना, इसका कोई भी उससे लेना देना नहीं है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है कि किसी भी क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बराबर प्रतिक्रिया होती है, लेकिन वह उसी वक्त हो जाती है। उसके लिए वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए ऐसा नहीं कि दोबारा आपको कोई क्रिया करने की जरूरत है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एक यहां पे बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स पे यह व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति ने अगर इस बॉक्स पे कुछ बल लगाया, मान लेते हैं कि इसने 10 न्यूटन का एक बल लगाया। न्यूटन जो है वह इसका एक एसआई यूनिट है, इसको मापने का एक यूनिट है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर इस व्यक्ति ने इस बॉक्स पे, इस डब्बे पे 10 यूनिट का एक बल लगाया, 10 न्यूटन का एक बल लगाया, तो उसी समय, ठीक उसी समय इस बॉक्स के द्वारा इस व्यक्ति के ऊपर में 10 न्यूटन का बल ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इस व्यक्ति के ऊपर भी 10 न्यूटन का बल ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो ये यहां पर मेन चीज होता है कि ऐसा नहीं कि उसको बॉक्स जो है वो दोबारा रिटर्न होके आएगा कि अच्छा तुमने मुझ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था, मैं उसका बदला लूंगा, रिवेंज। वैसा नहीं होता। वह इंस्टेंट ऑटोमेटिक लगता है। वह इंस्टेंटली ऑटोमेटिकली उसी समय में, उसी क्षण में यह फोर्स, यह जो बल है वह स्वतः लग जाता है। इसमें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान लो आपके फ्रेंड ने आपको एक थप्पड़ लगा दिया, तो आपके शरीर पर लगा होगा उसके द्वारा कुछ बल। मान लेते हैं आपके शरीर पे अगर उसने 10 न्यूटन का एक बल लगाया, तो उसी समय उसके हाथ पे 10 न्यूटन का बल आपके शरीर के द्वारा लगा दिया गया है। ठीक है, तो अगर उसने आपको मारा है, आपको अगर चोट लगी है, तो उसके हाथ में भी उतना ही बल लगा होगा, उसको भी उतनी ही चोट आई होगी। तो ये सीधा सा नियम है न्यूटन का। इसको आप मिसकोट मत करना कि हाँ भाई तुमने हमें मारा है तो हम भी तुमको एक थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम है कि हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वह विपरीत जो प्रतिक्रिया है वो उसी क्षण हो जाती है, वह उसी क्षण पूरी हो जाती है। उसमें आपको दोबारा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इस व्यक्ति ने अगर इस बॉक्स पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ठीक उसी समय, उसी क्षण इस व्यक्ति के ऊपर में ऑटोमेटिक एक बल लग जाता है, और वह भी सामान्य माप का होगा और विपरीत दिशा में होगा। हमेशा सामान्य वैल्यू का, समान माप का होगा और विपरीत दिशा में होगा। तो इसी को हम न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। अब इस न्यूटन के तीसरे नियम का बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है हमारे डे टू डे लाइफ में। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे कि मान लो जो हम लोग रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, उस रॉकेट में क्या होता है, इस रॉकेट के द्वारा भारी मात्रा में गैस के माध्यम से जमीन के ऊपर में बल लगाया जाता है। जमीन के ऊपर में जो पृथ्वी है उसके ऊपर में भारी मात्रा में गैस के माध्यम से इस रॉकेट के द्वारा बल लगाया जाता है। तो यहां पे जो ग्राउंड है, यहां पे जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, उसके ऊपर में भारी मात्रा में बल लगाया गया। तो ठीक उसी समय इस रॉकेट के ऊपर में उतने ही मात्रा में जो बल है वह ऊपर की ओर लगाया जाएगा, और फिर हमारा रॉकेट आसमान में जाता है।
तो जो रॉकेट जो चलती है वो ऐसा नहीं कि उसने खुद के एनर्जी से, जो पृथ्वी के द्वारा उस पर जो बल लगाया जाता है, उसी पृथ्वी के बल के कारण रॉकेट लिफ्ट हो पाती है, रॉकेट लॉन्च हो पाती है, इसका प्रक्षेपण हो पाता है। तो रॉकेट के प्रक्षेपण में जो न्यूटन का जो तीसरा नियम है या गति का जो तीसरा नियम है उसका यहां पे इस्तेमाल होता है। ठीक वैसे ही मान लो जब आप वॉक करते हो, जब आप चहलकदमी करते हो, जब आप कहीं पे भी घूमते हो, तो उसमें भी न्यूटन का तीसरा नियम काम में आता है। कैसे काम में आता है? अब देखो, आप जब चलते हो, जब भी आप वॉक करते हो, तो आप क्या करते हो कि आप जमीन को, जो पृथ्वी है, उसको नीचे की ओर धकेलते हो, पृथ्वी को आप नीचे की ओर धकेलते हो। और जब आपको चलना भी होता है तो आप पृथ्वी को नीचे की ओर और पीछे की ओर इस तरीके से धकेल के आगे बढ़ते हो। पृथ्वी पर आप एक बल लगाते हो जो नीचे की ओर जाता है और पीछे की ओर जाता है, नीचे और पीछे की ओर पृथ्वी पर बल लगाया जाता है। मतलब आप देखो कि जैसे आप यहां पे अगर खड़े हो, ठीक है, तो आप देखना कि जब आप वॉक करने जाते हो, जब भी आप वॉक करने जाओगे, जब भी आप वॉक करने जाओगे तो आप पृथ्वी पर एक बल लगाते हो इधर और दूसरा बल लगाते हो इस साइड में। कुल मिलाकर आपका बल कुछ इस तरीके से लगता है। कुल मिलाकर आपका बल जो है वो ऐसे लगता है कि आप पृथ्वी को एक पीछे की ओर और एक नीचे की ओर धकेलते हो। पृथ्वी इसके एवज में आप पर भी एक बल लगाती है, पृथ्वी इसके कारण आपके ऊपर भी एक बल लगाती है, और वह बल आप पे लगता है ऊपर की तरफ और आगे की तरफ। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं। पृथ्वी आपके ऊपर एक बल लगा रही है जो ऊपर की तरफ लगेगी और आगे की ओर लगेगी। तो जब आप चलते हो तो आप चलने के समय में पृथ्वी पर एक इस तरीके से डायगोनल, एक तरीके से आप बल लगाते हो जिसका दो हिस्सा होता है, एक नीचे की तरफ, एक नीचे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो पृथ्वी आपको आगे की ओर धकेलती है और ऊपर की ओर धकेलती है। तो जब भी हम चल पाते हैं तो इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि इसमें भी पृथ्वी हमारा योगदान करती है। पृथ्वी हमें मदद करती है कि भाई चलो तुम हमें पीछे की ओर धकेल रहे हो, हम तुम्हें आगे की ओर धकेल रहे हैं, तुम हमें नीचे की ओर धकेल रहे हो, हम तुम्हें ऊपर की ओर धकेल रहे हैं। तो जो तीसरा सिद्धांत है, जो गति का तीसरा सिद्धांत है, उसके अनुसार कोई भी वस्तु या कोई भी जो इंसान है, अगर वह चल पाता है तो उसमें भी यह नियम का पालन होता है, उसमें भी इस नियम का पालन हो पाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि न्यूटन साहब ने जब से दिया यह नियम तभी से ऐसा हो रहा है। न्यूटन साहब ने इस नियम के बारे में बताया कि ऐसा होता है हमारे पास, ये ऑब्जर्वेशन है। ये ऐसा नहीं कि न्यूटन साहब ने एक नया नियम बना दिया उसके बाद से पृथ्वी ऐसे ही चलने लगी, नहीं, पृथ्वी स्टार्टिंग से ऐसे चल रही है। न्यूटन साहब ने बस बताया कि देखो ये चीजें हमारे आसपास में होती हैं, ये चीजें हमारे आसपास में होती हैं। तो ये गति का तीसरा नियम है कि जब भी किसी वस्तु पे जो बल लगाया जाता है, ठीक उसके विपरीत और समान माप का बल ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली लग जाता है, यानी कि स्वतः उसी क्षण यह बल लागू हो जाता है। आई होप ये क्लियर होगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो एक बार इसको लिख लीजिए। हाँ चलिए लिख लीजिए इसको। लिखेंगे गति का पहला नियम, गति का पहला नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है
जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल उसकी अवस्था को जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल उसकी अवस्था को बदलने के लिए ना लगे न्यूटन की गति का पहला नियम बताता है न्यूटन की गति का पहला नियम बताता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है उदाहरण के तौर पर किसी रुकी हुई बस में खरे यात्री एकाएक बस के चलने पर पीछे की ओर झुक जाते हैं दूसरा, गति का दूसरा नियम कहता है कि त्वरण बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है जितना अधिक बल होगा उतना ही अधिक त्वरण होगा जितना अधिक बल होगा उतना ही अधिक त्वरण होगा वहीं जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही कम त्वरण होगा त्वरण होगा
क्योंकि अगला पैराग्राफ में लिखेंगे, क्योंकि बल त्वरण पर निर्भर है, क्योंकि बल त्वरण पर निर्भर है, इसीलिए इसीलिए खिलाड़ियों के द्वारा गेंद को पकड़ते समय, इसीलिए खिलाड़ियों के द्वारा गेंद को पकड़ते समय गेंद को पकड़ते समय हाथ को पीछे की ओर खींचा जाता है, हाथ को पीछे की ओर खींचा जाता है, जिससे हाथ को पीछे की ओर खींचा जाता है, जिससे 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 त्वरण कम हो, जिससे त्वरण कम हो और जिससे त्वरण कम हो और खिलाड़ियों के हाथों पर कम बल लगे, खिलाड़ियों के हाथों पर कम बल लगे। गति का तीसरा नियम लिखेंगे, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम कहता है, गति का तीसरा नियम कहता है कि जब किसी एक वस्तु के द्वारा, गति का तीसरा नियम कहता है कि जब किसी एक वस्तु के द्वारा, किसी एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है, दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है, तो ठीक उसी क्षण, जब दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो ठीक उसी क्षण दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर समान बल विपरीत दिशा में, समान बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर चलते समय हम पृथ्वी को नीचे एवं पीछे की ओर धकेलते हैं, नीचे एवं पीछे की ओर धकेलते हैं, और पृथ्वी हम पर ऊपर की दिशा में और सामने की दिशा में, और पृथ्वी हम पर ऊपर की दिशा में और सामने की दिशा में
बल लगाती है, सामने की दिशा में बल लगाती है, जिसके कारण हम आगे बढ़ पाते हैं, जिसके कारण हम आगे बढ़ पाते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया गति का तीसरा नियम। ठीक है, रॉकेट लॉन्च करना भी इसके उदाहरण के तौर पे है। एक क्वेश्चन है, मेन पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैग्लेव ट्रेन में कैसे जनरेट हुआ और कहां लगा। देखो अदिति, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, आपको मैग्लेव ट्रेन के बारे में नहीं पढ़ना है। मैंने एक उदाहरण के तौर पे बोला, मैग्लेव ट्रेन का इंडिया में इस्तेमाल भी नहीं होता। तो मैग्लेव ट्रेन के बारे में क्या, आप दुनिया में अलग अलग ट्रेन है, अब उसके बारे में पढ़ोगे, बट उसका एग्जाम के हिसाब से कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, बस उदाहरण के तौर पर एक बताया कि मैग्लेव ट्रेन में भी इसी बल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा, बीटा डिके के लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स जिम्मेदार होता है, बट कैसे। देखो, बीटा डिके में होता क्या है कि हमने देखा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वह क्वार्क से बना हुआ है। क्वार्क क्या है, किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का जो अलग अलग जो तीन मेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने के लिए जो कण जिम्मेदार होते हैं उनको क्वार्क कहा जाता है। क्वार्क के अलग अलग प्रकार हैं जिनका नाम दिया गया है। नाम क्या क्या है, अप, डाउन, शार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। तो ये अलग अलग इनका नामकरण किया गया है इनके ओरिएंटेशन के आधार पे कि कैसे यह बने होते हैं या किस प्रकार की इनकी रचना होती है, आकृति होती है, उसके अनुसार। तो दो अप और एक डाउन मिलकर प्रोटॉन को बनाते हैं और दो डाउन और एक अप मिलकर न्यूट्रॉन को बनाते हैं। तो इनको बांधने के लिए जो बल जिम्मेदार है उसको हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और जो बल इन ओरिएंटेशन में बदलाव ला दे, इन ओरिएंटेशन को बदल दे, इनका जो टॉप है उसको डाउन कर दे या अप जो है उसको डाउन कर दे, उस बल को हम कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। अब यह दुर्बल नाभिकीय बल कब आता है और कैसे आता है, इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे अगर एटम जो है वह काफी बड़ा हो चुका है, जैसे यूरेनियम से बड़ा एटम है जिसमें 92 से ज्यादा प्रोटॉन्स हो और लगभग 100-150 से ज्यादा न्यूट्रॉन्स हो, तो उसमें जब बहुत ज्यादा जो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, जो एक तरीके से इनके बीच में एक ऐसा बल लगेगा जो एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करेगा, वहां से जन्म ले सकता है। या किसी इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट हो जाए, सॉरी न्यूट्रॉन का इसके ऊपर में अटैक हो, तो उसके कारण हो सकता है। ठीक है, ऊर्जा जो है वह मान लो हीट है, वह उससे भी हो सकता है। तो ऊर्जा तो परिवर्तित होती रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स वह फोर्स है जो इनके ओरिएंटेशन को बदल के या इनके बीच में जो क्वार्क है उसको परिवर्तित करके प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में परिवर्तित कर दे। और यह परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसी को बीटा डिके कहते हैं या बीटा क्षय कहते हैं। ठीक है, हाँ, बायोलॉजी की क्लास कल खत्म हो गई, कल के क्लास में आप शायद नहीं थे। ठीक है, जो सेकेंड लॉ है, क्या क्वेश्चन है ये, जो सेकेंड लॉ है उसका फंडामेंटल यूनिट वेलोसिटी, नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी नहीं है, मेन उसमें त्वरण को लेकर निकाला गया था। ठीक है, बायो एग्जाम के हिसाब से उतना ही पढ़ना था। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा एक पार्ट हो गया, तीसरा नियम। एक और छोटा सा इसमें चीज है जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल या जो फ्रिक्शनल फोर्स है,
जब बस में बैठे यात्री ब्रेक लगने पर आगे की तरफ झुकते हैं तब कौन सा बल लगता है? देखो, बल नहीं लगता, ये एक अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश होती है। जैसे हमारी अवस्था क्या है कि हम गति में हैं। हर एक वस्तु के अंदर में उसकी एक गुण होती है कि वह अपनी अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है, अपनी अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है। इसी को जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं कि कोई अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में बना रहना चाहेगा, कोई अगर गति की अवस्था में है तो उसी अवस्था में बना रहना चाहेगा। तो जब ब्रेक लग जाता है मतलब गति पे एक तरीके से रोक लगा दी गई, तो बॉडी जो है हमारा शरीर है वह गति में रहना चाहता था। तो उसका जो अपना गुण है, अपनी जो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके कारण वह गति में रहना चाहता था, बट उसके गति पे ब्रेक लगा तो वह फिर आगे की ओर थोड़ा झुकता है। लेकिन अगर हम छोड़ दें, मान लो हमारा बॉडी के ऊपर में कंट्रोल ना हो, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो सो गया है, ठीक है, और उस बीच में अगर ब्रेक लग जाए तो वह आगे की ओर गिर जाता है, क्योंकि उस समय उसके मन में ये नहीं रहता कि हम अपने आप को रोक ले। आप क्या हो, आप बैठे हो तो मान लो आप उस समय जगे हो तो आपका जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक एक ब्रेक लगा देता है आपके बॉडी पे कि आप आगे की तरफ गिरो नहीं। लेकिन मान लो कोई सोया हुआ व्यक्ति है, या कोई सामान रखा हुआ है जिसमें खुद पे कोई फोर्स लगाने की क्षमता नहीं है, उसको आप छोड़ दो, वो आगे की ओर गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वह आगे बढ़ना चाहता था बट ब्रेक लगने के कारण वो रुक गया। तो ये जड़त्व के सिद्धांत के कारण होता है, ठीक है। चलिए, अब अगला जो बल है वो है घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स, तो आखिर यह घर्षण बल है क्या, इसको देखते हैं। अब मान लो जैसे आपको मैंने एक उदाहरण दिया कि 10 केजी का बॉक्स रखा हो या 100 केजी का बॉक्स रखा हो, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप उस पर कोई बल लगाते हो तो स्टार्टिंग में आप कितना भी बल लगाओ, उसको मूव कराना या उसको वहां से हटा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे आपके घर में एक पुरानी बेड रखी हुई है या फिर आपके घर में कोई अलमारी रखी हुई है, आप उसको धक्का देने की कोशिश करो, अगर वो भारी है और सरफेस से पूरा जुड़ा हुआ है, मतलब सतह से पूरा जुड़ा हुआ है, तो उसको आपको मूव कराने में, वहां से हटाने में अधिक बल लगेगा। वहां से आपको उसको दूसरी जगह की ओर धक्का देने में या दूसरी जगह ले जाने में बल लगेगा, ज्यादा बल लगेगा, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज और गौर किया होगा कि एक बार जैसे वह गति में आ गया, उसके बाद आप में कम बल लगना पड़ता है या कम बल लगाना पड़ता है। जैसे मान लो कोई बॉक्स है, उसको आपने धकेलना स्टार्ट किया, जब आप स्टार्टिंग में उस पर बल लगा रहे हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, आपको लगेगा कि ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो गति में आ गया, जैसे वो वहां से हिल गया, उसके बाद आप लोगों को, आपके अंदर खुद ये फील होगा कि अब इस पे बहुत अधिक बल लगाने की जरूरत नहीं है, यह गति में आ गया है, अब इसको धीरे धीरे धकेलते रहो, यह आगे जाता जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। हमारे पास कितने भी पॉलिश सरफेस हो, कितना भी क्लीन सरफेस हो, कितना भी चिकना जो सरफेस हो, उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ विकृतियां मौजूद होती हैं। जैसे आप अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो मान लो जैसे आपके घर का टाइल्स ही लगा हुआ है या घर में फ्लोरिंग की हुई है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वह कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, वह कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इसके ऊपर में जो आपका बॉक्स है, बॉक्स आपको देखने से प्लेन लगेगा, लेकिन वास्तव में उसमें भी ऐसी ही विकृतियां होती हैं, ठीक है, बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं होता, थोड़ा बहुत खुरदरा जो है उसका सतह होगा, थोड़ी बहुत खुरदुरी जो सतह है वह होगी। अब इसके कारण होता क्या है कि अगर आप माइक्रोस्कोप में इसको देखोगे तो माइक्रोस्कोप में यह नजर क्या आएगा कि इन्हीं के बीच में हमारा जो बॉक्स है वो फंस चुका है, इन्हीं के बीच में हमारा बॉक्स जो है वो फंसा हुआ है। तो जब आप जो बल लगाते हो, स्टार्टिंग में जब आप इस पे कोई भी बल लगाते हो, तो यह आसानी से क्यों नहीं चल पाता? आसानी से इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि यह एक तरीके से एक दूसरे में फंस चुका है, एक दूसरे में इंटरलॉक हो गया हुआ है। यहां पे एक दूसरे में इंटरलॉक हो चुका है, एक दूसरे को जकड़ चुका है। तो जैसे ही आप इस पे बल लगाते हो, इस पैटर्न को आपको तोड़ना होता है, इस पैटर्न को आपको तोड़ना होता है। एक बार जब यह पैटर्न टूट जाती है तो फिर इसको आगे गति की ओर लेकर जाना संभव होता है, आसान हो जाता है। लेकिन जब तक यह टूटेगा नहीं तब तक इसको मूव कराना मुश्किल है।
अब वहीं पे मान लो आप यहां पे आपने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा तेल डाल दिया, ठीक है, जो थोड़ा सा तेल है वो आपने यहां पर डाल दिया, तो तेल डालने के कारण क्या होगा, अब यह जो सतह है वो बिल्कुल चिकनी हो जाएगी। जैसे वह सतह चिकनी हो गई, इनके बीच में तेल जो है वो जाकर मिल गया, सतह अब थोड़ी चिकनी हो जाएगी, और जैसे ही सतह चिकनी हो जाएगी अब आप उस पर धक्का लगाओगे तो ये आसानी से आगे की ओर बढ़ जाएगा। या मान लो आपने कुछ तेल लगा दिया, ग्रीस लगा दिया, तो अब वहां पे इस पूरे सतह में अब जो घर्षण बल है वो कम हो चुका है, क्योंकि इन सतह के बीच में तेल या जो ग्रीस है या जो वैक्स है वो जाकर फंस गया है। अब यहां पे घर्षण के लिए या ऐसा लॉक या जो पैटर्न है वो बनेगा नहीं। तेल जो होती है उसकी जो सतह होगी बिल्कुल प्लेन होगी या बहुत आसानी से चेंज हो जाएगी। यह सॉलिड है, नीचे का सॉलिड था, सॉलिड को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन आपको मालूम है जो तरल पदार्थ है, जो ठोस है उसको तो आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन जो तरल है उसका कोई ऐसा जो आकार है वो होता ही नहीं, इसका कोई आकार नहीं होता, तो उस पर आप आसानी से मूव कर सकते हो। इसलिए पानी में किसी चीज को धक्का देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसी को ठोस सतह पे अगर आपको धक्का देना हो तो मुश्किल हो जाता है। पानी में भी आपको रेसिस्टेंस मिलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन वहीं पे सतह पर आपको और अधिक घर्षण देखने को मिलता है। और इस घर्षण का कारण है जो सतह है उस पे मौजूद जो खुरदरापन है, जो उस सतह की जो विकृतियां हैं उसके कारण यह समस्या आती है, जिसको हम घर्षण बल के रूप में जानते हैं। तो इस विकृतियों के कारण एक अपोजिट दिशा में जो बल लगता है यही हमारा घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। तो सतह की अनियमितता के कारण यह बल लागू होता है, सतह में जो अनियमितता है उसी के कारण यह बल लागू होता है और इसी के कारण घर्षण अप्लाई होता है। घर्षण को हटाने का सिंपल सा तरीका है, आप देखोगे जो जैसे आप देखो हमारे जो व्हीकल्स हैं, हमारे जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें गोल पहिए लगे होते हैं, उसमें गोल पहिए लगे होते हैं, क्योंकि हम उसको स्लाइड नहीं कराते, हम उसको ऐसा नहीं कि एक तरीके से आप देखो धक्का देकर हम नहीं आगे बढ़ाते, बल्कि वह रोटेट करती जाती है, वो घूमती जाती है। तो रोटेट करना ज्यादा आसान है, उसको घुमाना ज्यादा आसान है रादर देन कि उसको धकेल कर आगे बढ़ाना। नहीं तो हम रेक्टेंगल वाला भी बना लेते, रेक्टेंगल टाइप का पहिया बना लेते, आराम से चलता रहता। बट रेक्टेंगल वाले में क्या है कि हमें अब उसको धक्का देकर आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस सतह की जो घर्षण बल है उसको बार बार हमें तोड़ना पड़ेगा। तो ये काफी मुश्किल होता, काफी ज्यादा ऊर्जा इसमें लगती, लेकिन हम इसमें गोल पहिए हमने बना लिए ताकि यहां पे घर्षण को कम किया जा सके। तो ये चीज होती है घर्षण बल, इसके बारे में हम लोग कल लिख लेंगे और फिर आगे प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, आइस भी सॉलिड स्टेट में रहता है तब, हाँ, तो आइस का सॉलिड स्टेट जो है ना उसमें आप देखोगे कि सतह जो है वो काफी उसकी चिकनी हो जाती है, क्योंकि सतह का जो ऊपरी पार्ट है ना वो लिक्विड होता रहता है। आप देखोगे आइस का जो ऊपर का जो सरफेस है ना वो पिघलता रहता है। जब आप कंप्लीट आइस देखोगे ना उसमें भी थोड़ा थोड़ा खुरदरापन होगा। जैसे आप फ्रिज में देखो, फ्रिज में जब आइस जो है वो आपका जम रहा है, जिस समय वो जम रहा है उस समय आप देखोगे उस पर भी डॉट एक खुरदुरापन जो है वो वहां पर देखने को मिलेगा। बट जब वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है तब उसमें आपको लगेगा कि हाँ पिघल रहा है, अब वो प्लेन होता जा रहा है। कभी आप अपने जो फ्रिज है, जो रेफ्रिजरेटर है उसमें देखना, आपको ये नजर आएगा जैसे आपने उसको डिफ्रॉस्ट किया अब वो सतह प्लेन होती जाएगी, लेकिन जिस समय उसमें आइस जो है वो आइस बॉक्स में जमा हो रहा है उस समय आपको वो खुरदुरा नजर आएगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी हम लोग कल मिलते हैं और इसको लिखते हैं और फिर आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। नहीं, और कुछ पढ़ने की फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।